Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening everyone. I hope I am audible and visible to you guys. क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. हाँ जी, बताइए. Am I audible and visible to you guys? आ जाओ भाई साहब. नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारा अपना प्यारा चैप्टर, हमारे देश की कहानी. आगे बढ़ाई जाए. ओके ओके ओके. हाय प्रिंस, रिया, दीप्ति, श्रेया, यूजर करके एक बच्चा, यश श्रीवास्तव, आरती. ऑडिबल एंड विजिबल. लो वॉइस ना लिखो, बहुत मारते हैं हम. सही तो आ रही है आवाज? और बढ़ा दे क्या थोड़ी? ये लो. नाउ इट्स गुड. यस यस यस. चलो भाई, चैट में हाय हेलो हो गया. अविशी, सोमिल, कुशाल, सृष्टि, वंश, जतिन, जय, ईशा सही आ रही है. आयुष सिंह, अनन्या, सुधांशु. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. चैट पब्लिक कर दो, एक दूसरे का मुंह देखना है हमें. चैट पब्लिक कर दो इनके लिए. एक दूसरे को देखने आते हो, पढ़ने आते हो? मुझे देखो दोस्त, मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें. चलिए. ओके गाइस. हंसिका गैरिक, मेरे प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए, एमसीक्यू बहुत गलत गए. प्री बोर्ड जो है ना आपके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि प्री बोर्ड्स आर नॉट द रिजल्ट इन इटसेल्फ. प्री बोर्ड्स वो एक माइलस्टोन है जिसमें अच्छा परफॉर्म करके यू कैन फील गुड कि यार अच्छा किया. प्री बोर्ड्स वो माइलस्टोन है उन बच्चों के लिए जिनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार अभी भी अगर नहीं सही जा रही हैं चीजें तो अब मुझे यहां से मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए. प्री बोर्ड्स एक वो नेट प्रैक्टिस है जिसकी मदद से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आपकी प्रिपरेशंस का लेवल है, उस हिसाब से कितना बढ़ाना है या फिर क्या करना है. ठीक है, तो प्रीबोर्ड्स आर नॉट एंड इन इटसेल्फ, लेकिन वो प्रीबोर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट अलार्म है, तो उसको ध्यान रखना दोस्त. चलो चलो चैप्टर आगे बढ़ाते हैं. आज चैप्टर खत्म करना है अपने को. चैट बंद. ठीक है, काम चालू. कल जितना पढ़ा था उतना पहले रिवाइज करवा देता हूं फटाक से. देखो, अपन ने नेशनलिज्म इन इंडिया की थीम समझी थी कि पूरा का पूरा आप क्या देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है महात्मा गांधी के इंडिया आने के बाद का इस चैप्टर में आपको बताया गया है, जिसमें बेसिकली आपको दो मूवमेंट्स बताए गए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. कल हम यहां तक पहुंच चुके थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अपन ने बेस समझ लिया था कि कांग्रेस ने प्रपोजल रखा, प्रपोजल एक्सेप्ट होता है और 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है. तो आज अपने को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करना है, उसमें क्या लिमिटेशन थी, उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, वो ट्रूस पीरियड बीच का क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, किसने पार्टिसिपेशन किया, क्या लिमिटेशन थी, ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे अपन. ठीक है, और लास्ट में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप की गई ये पढ़ेंगे अपन. ठीक है, अब अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो कल अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण लोगों के मन में रेजेंटमेंट था. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा. ठीक है, टैक्सेस बढ़े, प्राइसेस जो एसेंशियल कमोडिटीज के डबल हो गए, फोर्स रिक्रूटमेंट चल रहा था, क्रॉप फेलियर हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ब्रेकआउट हो गया, ये सारी चीजें हो रही थी. साथ ही साथ क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते ही आपको क्या देखने को मिल रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते ही लोगों के मन में जो रेजेंटमेंट था, पीपल वर सीकिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. और तभी महात्मा गांधी आते हैं, सत्याग्रह का प्रिंसिपल लाते हैं, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद में इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट फोर्सेस इंटेंसिफाई हो रही थी. साथ ही साथ पैरेलल इवेंट्स चल रहे थे. जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया था, उसके अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट पे रोड पे उतर आए थे, मार्शल लॉ लग गया था, लोग अनअवेयर थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते, वहां जलियांवाला बाग का इनफेमस इंसिडेंट होता है
हिंदू परेशान, सिख परेशान, पैरेलल में खिलाफत इशू चल रहा था, तो जिससे मुस्लिम्स को भी एक साथ किया जा सकता था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक नेशन वाइड अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, जिसमें ठीक है, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम को एक साथ यूनाइट किया जा सकता था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा जाता है सितंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट होगा। वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? क्योंकि ब्रिटिश रूल हमारे कॉपरेशन से एग्जिस्ट कर रहा था। जिस दिन कॉपरेशन हटाएंगे उस दिन ब्रिटिश रूल धड़ाम से गिर जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। तो हमने ये समझा था कि कैसे टाउन्स में लोगों ने क्या समझ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो टाउन्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल्स वगैरह बॉयकॉट करे, कॉलेजेस बॉयकॉट करे, इंस्टीट्यूशंस बॉयकॉट करे, फॉरेन क्लोथ जो है वो खरीदना बंद कर दिया। तो जिसमें आपको एक ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिल रहा था। एक्सेप्शन थी एक जस्टिस पार्टी, लेकिन टाउन्स में जो पार्टिसिपेशन हुआ उसके अपने आप में एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी टाउन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेशन में? कि खादी एक्सपेंसिव थी, और दूसरी चीज कोई अल्टरनेटिव इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस नहीं थे कि जहां लोग काम कर सके। ठीक है, कोई अल्टरनेटिव इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जहां लोग काम कर सके। तो ये लिमिटेशंस थी। गॉट इट? ये लिमिटेशंस थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे अपन क्या, अब अपन आते हैं कंट्री साइड में क्या पार्टिसिपेशन रहा। कंट्री साइड में क्या पार्टिसिपेशन रहा, इस चीज को समझना है अपने को। कंट्री साइड यानी क्या? गांव। क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, कबीर जुनेजा थप्पा पकड़ लिया बेटा। इतना अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना अपन पढ़ चुके हैं। खादी फ्री में दे देना चाहिए था। भाई साहब, उस समय इंडिया को सोने की चिड़िया नहीं बोलते थे, मतलब पहले बोलते थे। उस समय तो इंडिया की सोने की चिड़िया उड़ चुकी थी। वो तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमने रिकवर करना शुरू किया ना। खादी फ्री में कहां से देते लोगों को? कौन देता? तुम देते क्या? मेरे प्री बोर्ड खराब गए, आप बोर्ड का देख लेना सर प्लीज। देख, स्वार्थी बच्चा। मैं कुछ नहीं देखूंगा मेरे दोस्त, जो करोगे वो तुम ही करोगे। ठीक है, काछ पिसाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तो तुम्हारे अंदर वेग है पूरा का पूरा, तुम्हारे अंदर पूरा का पूरी मजबूती है। मैं क्या हूं? मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं। मैं जो तुम्हें एहसास दिला रहा हूं कि बेटा मेहनत करोगे तो तुम पत्थर भी फोड़ सकते हो, तुम पहाड़ भी हिला सकते हो, तुम समुद्र सुखा सकते हो, और तुम चाहो तो आसमां गिरा सकते हो। शर्त यह है कि तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी बस। ठीक है, मैं क्या करूंगा उसमें? मैं पढ़ाऊंगा दिल लगा के, तुम्हें दिल लगा के पढ़ना होगा। ठीक, आ जाओ कंट्री साइड की अगर हम बात करें तो कंट्री साइड मतलब गांव में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो दो सेक्शन है गांव में। देखो, एक तो मेन स्ट्रीम पीजेंट्स जो थे, अच्छे से समझना। गांव में एक तो मेन स्ट्रीम पीजेंट्स जो है, इधर ध्यान दो। ठीक है, गांव में कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो मेन स्ट्रीम पीजेंट्स जो थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, और गांव में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जो हमारे आदिवासी भाई है, उन लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो अगर हम यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करें ना, तो हमें पता चलता है क्या कि मेन स्ट्रीम पीजेंट्स जो है ना, तो जैसे बाबा रामचंद्र जो थे, ठीक है, एक इंडेंचर्ड लेबर थे जिनको लेबर बना के ले जाया गया था फिजी आइलैंड में। जब वो लौट के आए तो लौट के आने के बाद में उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड करना शुरू किया। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने। फाइन। अब बाबा रामचंद्र जो थे, तो जैसे यही छोटी छोटी चीजें डिफरेंस ला रही थी मूवमेंट में, कि गांव में जो पीजेंट्स का मूवमेंट था वो शहर की तरह एकदम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था। गांव में लोगों को लगता था कि उनकी परेशानी के कारण ब्रिटिशर्स नहीं है, उनकी परेशानी के कारण वो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो जमींदार हैं, जो उनसे टैक्स वसूल करते हैं, जो उनसे फोर्स लेबर बेगार करवाते हैं, जो उनको क्या करते हैं, अपनी उनकी लैंड पे से कभी भी इवेक्ट करवा देते हैं। तो गांव में द मूवमेंट वाज मोर अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड तुलकदार्स, जमींदार्स वगैरह के अगेंस्ट में था। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र जैसे एक फिजी से लौट के आए, इंडेंचर्ड लेबर थे, इंडियन ही थे, उन्होंने पीजेंट्स को लीड किया। फाइन। अवध वाले रीजन में जैसे उन्होंने पीजेंट्स को लीड किया, तो अब वहां पे पीजेंट्स इन जमींदार वगैरह के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दे ऑर्गेनाइज्ड नाई धोबी बंद टाइप ऑफ सिस्टम। नाई धोबी बंद टाइप ऑफ सिस्टम क्या है कि पीजेंट्स ने ये बोल दिया कि हम क्या करेंगे, हम एक तरह से लैंडलॉर्ड जो है, ठीक है, ये छोटे लैंडलॉर्ड तू भी ले, ठीक है, तो हम एक तरह से क्या करेंगे, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं, तो we will not cut their hairs, will not wash their clothes। तो उन्होंने बात करी कि we'll deprive them of the basic needs। ठीक है, बेसिक नीड्स जो है उनकी, हम उससे उन्हें उस चीज से डिप्राइव कर देंगे। तो समझ में आ रहा है,
कि टाउन्स में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, उसकी लिमिटेशन क्या थी। कंट्री साइड में पीजेंट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो उनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, एंड मूवमेंट वाज मोर अगेंस्ट दी जमींदार एंड तुलकदार, ठीक है, नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और कैसे पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने जमींदार और तुलकदार को बेसिक नीड से डिप्राइव करने के लिए नाई धोबी बंद टाइप के ऑर्गेनाइज करवाए। साथ ही साथ क्या है, कांग्रेस ने इन पीजेंट्स के प्रोटेस्ट को अपने साथ जोड़ने के लिए अवध किसान सभा बनाई। जैसे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर अवध किसान सभा एस्टैब्लिश की। ही हिमसेल्फ टूर्ड अराउंड द विलेजेस इन उत्तर प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू ने जगह जगह लोगों को कलेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अब वही वाली चीज है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सबने अलग अलग मैसेज इंटरप्रेट किया। तो पीजेंट्स के मूवमेंट में पार्टिसिपेशन का लिमिटेशन पता है क्या रह गया, पीजेंट का मूवमेंट में पार्टिसिपेशन का लिमिटेशन ये रह गया कि वायलेंस इरप्टेड इन दैट, ठीक है। तो वायलेंस इरप्टेड का मतलब क्या है कि जब पीजेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो वहां आपको देखने को मिलता है कि वहां खून खराबा हो जाता है। कैसा खून खराबा हो जाता है वहां आपको समझ में आएगा कि पीजेंट्स ने तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स के घर पे हमला करना शुरू कर दिया, बाजारों में लूटपाट मचाना चालू कर दी, और क्या बोला, महात्मा गांधी ने बोला है कि स्वराज आने वाला है, लड़ाई लड़ो, ठीक है, इनसे सामान छुड़ा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैसेज जो है ना, मैसेज मिस इंटरप्रेट हो गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस पार्टी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से अपने को कैरी आउट करना है, लेकिन दीज पीजेंट्स री इंटरप्रेटेड द मैसेज, और उसी के चलते आपको लिमिटेशन क्या देखने को मिल रही है कि वायलेंस इरप्टेड, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पीजेंट पार्टिसिपेशन कुछ ऐसा डिशम करके हो गया। क्लियर हुआ। अब अगर बात करें कि कंट्री साइड में ट्राइबल पॉपुलेशन ने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो मैं आपको क्रिस्प नोट्स दे रहा हूं। अगर ये चीज आप देखोगे तो जो फॉरेस्ट एरियाज थे जहां पे हमारे आदिवासी भाई बहन रहते थे, तो उसका एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे गुडम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश। गुडम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा था, गुडम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश में जैसे अगर आप देखोगे तो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, और उनका स्ट्रगल पता है किसके अगेंस्ट था, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स फॉरेन क्लोथ ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, हमें क्या लेने देना, हम तो पत्ते लगा के घूम रहे हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उन ट्राइबल पॉपुलेशन की एंट्री जो है फॉरेस्ट में आना जाना बंद कर दिया, ठीक है, फॉरेस्ट लॉस के चलते दे वर नॉट अलाउड टू मूव इजीली इन एंड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, उनको कुछ भी कलेक्ट करने नहीं दिया जाता था। जब ये समस्या आना शुरू हुई ना, जब ये समस्या आना शुरू हुई, तो ट्राइबल्स ने आवाज उठाना शुरू करा, और they resorted to the strategy of guerrilla warfare। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या, गोरिल्ला के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, नहीं, गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी में जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, तो वो छुप के ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का अडॉप्ट किया। फाइन, लिमिटेशन वही, वायलेंस को रिजॉर्ट कर लिया, जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वायलेंस की तो बात ही नहीं करी थी। जैसे यहाँ पे स्टोरी ऑफ अलूरी सीताराम राजू पढ़ने को आपको मिलती है कि अलूरी सीताराम राजू कौन थे, एक ट्राइबल लीडर थे गुडम हिल आंध्र प्रदेश की, जो अपने आप को क्या बोलते थे, जो अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड बताते थे, और लोग भी उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे थे, ठीक है। उन्होंने प्रॉमिस किया क्या, जैसे कि ही कुड हील पीपल, लोगों की बीमारी ठीक कर सकते, ही कुड कैप्टिवेट द शॉट ऑफ बुलेट, तुम गोली चलाओगे तो धर्मेंद्र पाजी की तरह गोली पकड़ लेंगे, उन्हें गोली नहीं लगेगी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मोर्चा खोल दिया। वो गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे, बोलते थे कि खादी पहनो, गिव अप ड्रिंकिंग, ठीक है, लिकर मतलब पीना बंद, शराब पीना बंद कर दो। लेकिन उन्होंने गांधी जी से यहीं पे डिसएग्री करा कि आजादी बिना लड़े नहीं मिलेगी, और वो अपने ट्राइबल पीपल के साथ में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते रहे। इवेंचुअली ही वाज कैप्चर्ड, ठीक है, लेकिन फिर वो एक फोक हीरो बन के रह गए, ठीक है, लोक कहानियों में एक भगवान बन के रह गए, ठीक है। तो अलूरी सीताराम राजू जैसे ये ट्राइबल पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन समझ में आ गया। अब सवाल कैसा बनता है, देखो, एक तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ डिड द डिफरेंट पीपल पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप उसमें टाउन का, पीजेंट्स का, ट्राइबल्स का, सबका लिखोगे, या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में आए भी है कि टाउन में पार्टिसिपेंट कैसा था, उसकी लिमिटेशन क्या थी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो चीज आपको क्लियर कट तरीके से ध्यान रखते हुए चल रहा है। आगे बढ़े, प्लांटेशन वर्कर्स की अगर हम बात करें, तो प्लांटेशन वर्कर्स दे हैड देयर ओन नोशन ऑफ स्वराज। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी स्वराज के बारे में। प्लांटेशन वर्कर कौन होते हैं, तो अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों को अपने घर से दूर ले जाके, जैसे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे टी के जो प्लांटेशन फील्ड रहते थे, चाय के बागान, वहां पे गुलाम बनवा के खेती करवाई जाती थी, ठीक है। तो ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना,
उनके लिए आजादी का मतलब क्या था पता है? उनके लिए आजादी का मतलब यह था कि इस कन्फाइंड स्पेस से वो फ्रीली मूव कर सके इन एंड आउट, वो आसानी से आ और जा सके इस जगह से। अब किसने रोक के रखा है सर? उन्हें रोक के रखा था इस लॉ ने, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस लॉ के हिसाब से क्या है, ये प्लांटेशन वर्कर्स दे वर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड इन ऑफ दीज प्लांटेशन फील्ड्स। और इसी के चलते जब वो आने जाने के प्रयास करते तो ब्रिटिशर्स उन्हें परेशान करते थे। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉल आया तो उन्होंने बोला कि देयर इज अ कॉल फॉर स्वराज, अब आजादी आएगी। और उनके लिए आजादी का मतलब यह था कि ये प्लांटेशन फील्ड के बंधन तोड़ के बाहर निकल चलो, आजाद हो गए। ठीक है, तो दे डिफाइड द अथॉरिटीज, मूव्ड आउट ऑफ प्लांटेशन फील्ड। ठीक, दे बॉयकॉट द प्लांटेशन फील्ड्स। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह स्ट्राइक चल रही थी, उन्होंने स्ट्राइक ज्वाइन कर ली, पुलिस ने उन्हें वहां पकड़ लिया। फाइन, तो ये प्लांटेशन वर्कर्स का नोशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट क्या कह सकते हैं, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट क्या कहेंगे हम इसे, अबाउट स्वराज। अब इन सब के अपने अपने ढपले थे और अपने अपने राग थे, मतलब अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। इन सब के बावजूद एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन देयर ओन वे। इसके बावजूद आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी कोई भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था ना, तो वो अपने आप को उस रीजन तक सीमित नहीं रख रहा था। जैसे प्लांटेशन वर्कर्स जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उन्होंने स्वतंत्र भारत का नारा दिया। ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स ने स्वतंत्र भारत का नारा दिया। और जब प्लांटेशन वर्कर्स ने स्वतंत्र भारत का नारा दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब इस चीज में विश्वास रख रहे थे कि अब हम सिर्फ प्लांटेशन वर्कर या फिर पीजेंट या फिर टाउन के लोग नहीं है, हम पूरा का पूरा भारत है। तो जो पैन इंडियन इमेज बनने की बात आ रही ना लोगों के अंदर, वो नोशन लोगों के अंदर आना शुरू हो गया था, लोगों के अंदर वो आइडिया आना शुरू हो गया था। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। प्लांटेशन वर्कर्स भी लाइक मुझे घर जाना है, क्यों? क्योंकि उनको जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब जाओ इस सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? इस सवाल का जवाब चैट में दे दो। वायलेंस बहुत गर्मी लग रही है बेटा, आज तो पसीना पसीना आ गया है, क्या बताऊं तुम्हें मैं। अरे होता क्या है, लाइट जलती तो वैसे ही बहुत गर्म होने लगता है, वो गर्म होने लगता है फिर स्वेटर अनकंफर्टेबल सी होने लगती है, इसके लिए डालता हूं मैं। युवराज सूर्य उपाध्याय, हैप्पी बर्थडे बेटा। आज पोल मामा के गांव गया है। वल्लभ भाई पटेल, वेरी गुड। अब देखो डी होगा इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा, डी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। अब ये रुक जाओ यार, ये पैर पे गिराएंगे हमारे। इसका राइट आंसर होगा डी। अब ये समझना, ये एक बॉक्स में दिया गया है ब्लू कलर के। ठीक है, ब्लू कलर का बॉक्स देखोगे ना, वहीं पे बाजू में एक ब्लू कलर का बॉक्स बना है पेज पे यहाँ पे। तो बारदोली सत्याग्रह का है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे तो उन्होंने पीजेंट मूवमेंट को लीड किया था बारदोली गुजरात में, और वो बारदोली सत्याग्रह है। ये क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन 2023 में सेट नंबर 5 में आया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इस चैप्टर से ये सवाल आया है तो अपने को दिमाग में बैठा के चलना है कि हाँ, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा के चलना है कि हाँ, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। गॉट इट? चलो, बारदोली सत्याग्रह क्या है कि पीजेंट्स को गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठे किया था और उस मूवमेंट को लीड किया था। तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, जिसको लीड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये क्वेश्चन आया है, तो वो ब्लू बॉक्स जो इस चैप्टर के हैं वो छोड़ना नहीं है। जैसे आगे एक और है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का, ठीक है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। ठीक है, आ जाओ अब टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो क्या हुआ भाई साहब, अब मैं जो बुक में कहानी नहीं दी गई है वो बताता हूं। देखो क्या हो गया, अच्छे समझना। 14 में महात्मा गांधी आए, 15 में ही नहीं 14 में वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, 15 में महात्मा गांधी आए, 16 में ही टूर अराउंड दी कंट्री, 17 में आप जैसे देखोगे तो चंपारण और खेदा, 18 में आप देखोगे
तो 18 में क्या था अपना अहमदाबाद, 19 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, सारा सब कुछ। 20 में क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक्सेप्टेंस हो गया। 21 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ 1921 में, और 1922 में फरवरी में जाके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म किया गया था। क्यों खत्म किया गया था वो बताता हूं मैं आपको, कि महात्मा गांधी ने बोला था कि नॉन वायलेंट तरीके से प्रैक्टिस करना है, पार्टिसिपेट करना है, और लोग क्या होते थे ना, छोटी छोटी बातों पे वायलेंट हो जाते थे। ठीक है, जिसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, लोग कैसे वायलेंट हो जाते थे छोटी छोटी बातों पे, कि भाई साहब ये होता है कि एक जगह है, कहां पे, एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा में क्या होता है ना, कि वहां पे झड़प हो जाती है लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में, तो लोग एक पुलिस स्टेशन जला देते हैं पूरा का पूरा, जिसमें 22 पुलिस वाले लोग जो थे वो जल के मर जाते हैं। 22 पुलिसमैन डाइड ओवर देयर। अब जब 22 पुलिसमैन वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है, झड़प हो जाती है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलता है कि ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी बोलते हैं तेरी की, ठीक है, पीपल आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन्ड, लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो मैं इस मूवमेंट को क्या करता हूं, कॉल ऑफ करता हूं, अभी के लिए इस मूवमेंट को क्या करता हूं, रोक देता हूं, यहां पे अभी के लिए इस मूवमेंट को रोक देता हूं। ठीक है, तो ये हुआ था क्या, कि जनवरी 1921 से फरवरी 1922 तक मूवमेंट चला। फरवरी 1922 में मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। अब अगला बड़ा मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, अगला बड़ा मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जो कि कब आएगा, अप्रैल 1930 में, और कब तक चलेगा, मार्च 1931 तक। समझ गए, तो ये अगला बड़ा मूवमेंट आएगा 10 साल बाद, लगभग ऑलमोस्ट। तो 10 साल तक बीच में क्या कर रहे थे, ताश खेल रहे थे? नहीं, इस 10 साल को ही ट्रूस पीरियड कह रहे हैं। इन बीच के 10 सालों में बहुत कुछ हो रहा था। वो बहुत कुछ क्या था, तो वो मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करने की बात आई थी, तो हमने क्या बोला कि अपन बॉयकॉट करेंगे, इलेक्शन वगैरह सब बॉयकॉट करेंगे, तो इलेक्शन वगैरह सब बॉयकॉट कर दिए थे। लेकिन अब कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जिन्होंने बोला कि आगे मजे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया, बंद करना पड़ा। अब जब कुछ नहीं कर रहे हो तो हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेने दो। तो विद इन द कांग्रेस एक स्वराज पार्टी बनाई जाती है। किसके द्वारा? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और सीआर दास चित्तरंजन दास जो थे, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और इस स्वराज पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जो काउंसिल इलेक्शंस होना था, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते हमने बॉयकॉट कर दिया था, अब तो कोई मूवमेंट भी नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट हम चुनाव ही लड़ लें, इलेक्शन ही लड़ लें। समझ में आया? तो ये हो गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बना के चुनाव लड़ा। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद के टाइम पीरियड में। इसी के बाद के टाइम पीरियड में क्या चल रहा था, जब ये जो खाली पीरियड था ना, दो और मेजर चीजें थी जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रही थी। पहली चीज थी इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या हो रहा था ना, देयर वाज फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, 1929 के आसपास के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, कि फूड प्रोडक्शन खूब हुआ था, वॉर सब खत्म हो गई थी अब, तो फूड प्रोडक्शन जब खूब हुआ था, तो उसके चलते आपको देखने को मिल रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खूब था, मतलब सप्लाई ज्यादा थी। खाने वाले तो उतने ही और कम हो गए थे, वॉर के चक्कर में आधे लोग तो स्वर्ग सिधार गए थे, खाने वाले कम। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि पीजेंट जो है, तो जब खूब प्रोडक्शन हो जाता है ना, तो वो अपनी फसलें बेच नहीं पाते, क्योंकि दाम बहुत कम हो जाता है, बहुत कम दाम हो जाता है, और प्रोडक्शन और होते जा रहा था। तो एक ग्लट क्रिएट हो गया, एक तरह से। एक क्या होगा, स्टॉक क्रिएट हो गया, जिसके चलते देयर वाज फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। और जब किसान अपनी फसलें नहीं बेच पा रहे थे, तो देयर वाज अ टर्मोइल। ठीक है, एक उठा पटक सी ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, देयर वाज अ टर्मोइल इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो है, होल कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। ठीक है, पूरा कंट्री साइड जो है वो टर्मोइल में था। ठीक, पूरे गांव ग्रामीण क्षेत्र जो था, किसान फसल नहीं बेच पा रहे थे, इसी के चलते आपको क्या देखने को मिला, व्हेन द होल कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल, इसी के चलते आपको देखने को मिला कि अब क्या है, अब जो कह सकते हैं कि फार्मर्स है ना, वो पैनिक फील कर रहे थे कि कैसे आगे देश बनेगा, और उसका इंपैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर देखने को मिल रहा था कि लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रेजिस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी चीज जो चल रही थी, जो कंट्री की पॉलिटिक्स को शेप कर रही थी, वो थी साइमन कमीशन का आना। समझ में आ रहा है ना? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अभी समय है,
लेकिन उसके बीच में क्या हो रहा था देश में, तो पहली चीज तो है कि काउंसिल इलेक्शंस में वापस से पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोगों ने एक पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी, जैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। दूसरी चीज इकोनॉमिक डिप्रेशन जो चल रहा था, तो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते क्या है, वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर रही थी, पीजेंट्स वर नॉट एबल टू सेल देयर क्रॉप्स, और इसीलिए दे वर इन पैनिक मोड। तीसरी चीज जो थी वो थी साइमन कमीशन का इंडिया आना। साइमन कमीशन ये क्या चीज होती है? साइमन कमीशन का इंडिया आना मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि देखो क्या हुआ कि इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे कंटिन्यूअसली, आजादी 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 इस टाइप से। तो उस समय पे जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के एक तरह से कह सकते हैं हेड जो थे, उन्होंने, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने क्या किया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बुलवाया, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक तरह से कमीशन पहुंचाया, जिस कमीशन का नाम था सर, मतलब साइमन कमीशन। इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के अंडर में एक कमीशन पहुंचाया गया इंडिया। क्या करेगा ये कमीशन? तो इस कमीशन का काम था कि बेटा जाओ और जाके इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। देवमानुस, ठीक है, ब्रिटिशर्स तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनवा रहे हैं, लेकिन समस्या थी कि ये जो लोग आए, साइमन कमीशन के लोग जो इंडिया आए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उनके पास में क्या था कि नो मेंबर अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, उनमें से कोई भी मेंबर, ठीक है, इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है, उनमें से कोई भी मेंबर इंडियन मेंबर नहीं था। सारे के सारे जो लोग आए वो सब ब्रिटिशर्स थे। मतलब कि देश हमारा, संविधान तुम्हारा, ऐसा तो रहना चलेगा, तुम क्यों बनाओगे, हमारे लोग बनाना चाहिए। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया ना, तो साइमन कमीशन वाज ट्रीटेड विद दिस स्लोगन, गो बैक साइमन, ठीक है, कि वापस जाओ साइमन, भारत छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम इंडिया में आके करोगे क्या, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, लेकिन उसमें इंडियन ही नहीं है, तो तुम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे? समझ में आया? तो अब प्रोटेस्ट तेज हो गया था। समझ में आ रही मेरी बात कि इस टाइम फ्रेम में ये दीज वर द फैक्टर्स व्हिच वर शेपिंग द इंडियन पॉलिटिक्स, कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था, जिसके कारण गांव का क्षेत्र पूरा उथल पुथल में था। साइमन कमीशन आया जिसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, तो उसको तो वैसे ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सर जो वाइसरॉय थे ना, तो ही ऑफर द स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने क्या किया, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडियंस को बोला कि चलो डोमिनियन स्टेटस ले लो, बस तुम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो तो डोमिनियन स्टेटस ले लो। अब आपके दिमाग में आया होगा डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। तो वाइसरॉय इरविन ने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए बोल दिया कि यार प्रोटेस्ट बहुत हो रहा है, इस चीज को कैसे कंट्रोल करो। तुमने बोला कि हम तुम्हें अभी आजादी नहीं दे रहे, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि तुम कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तुम कंट्री चलाओ, जैसे तुम्हें जो करना है वो करो, जाओ, पूरी आजादी दी, हैप्पी हो गए, आजादी मिल गई। लेकिन नहीं, तुम रहोगे लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही। तो जो बड़े बुजुर्ग नेता थे ना, उनको ऐसा लगा और आजादी यही तो होती है, हम कब से तो इनसे बोल रहे थे कि हमें हमारे लीडर बना दो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, हम तो आजाद हो गए। लेकिन जो यंग लीडर्स थे, ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो एक कांग्रेस की मीटिंग होती लाहौर में 1929 में। तो लाहौर के कांग्रेस सेशन में ये जो यंग लीडर्स थे, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि ये डोमिनियन स्टेटस की लॉलीपॉप हमें मत दो कि देश चला लो लेकिन रहोगे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही। अब लेंगे तो पूरी आजादी लेंगे, फुल इंडिपेंडेंस लेंगे, हम पूर्ण स्वराज लेंगे, जिस दिन भी आजादी लेंगे पूरी पूरी आजादी लेंगे। और इस लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जिसे लीड कर रहे थे, उस ही लाहौर सेशन में क्या है, उस लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, एक प्रपोजल रखा जाता है कि आगे आने वाली 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी 1930 को हम देश को आजाद करवा लेंगे। आजादी लेकिन मिली नहीं, लेकिन वो डेट की बहुत सिग्निफिकेंस है। समझ में आया? तो अब महात्मा गांधी पीछे वाले ऐसा रहता है कि सबसे लास्ट की सीट पे बैठ के जो गैंगस्टर लुक देते हैं, हाँ हो गया तुम्हारा, चलो। अब महात्मा गांधी बोलते ले हट, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। महात्मा गांधी ने बोला कि ऑल दीज एफर्ट्स वर गुड, ठीक है, बट द बेस्ट इज येट टू कम। महात्मा गांधी ने बोला कि नाउ दिस इज द राइट टाइम, कि अब इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण गांव के लोग भी परेशान है, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी तेज है, और लोगों के अंदर आजादी की चाह भी है। तो अब क्या है, अब हमें कंट्री में दूसरा बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, और जो दूसरा बड़ा मूवमेंट अब लॉन्च करेंगे महात्मा गांधी, ठीक है, वो दूसरा बड़ा मूवमेंट होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देख लो, इतने पूरे नोट्स से क्या आपको क्लैरिटी मिल गई है? बताओ, अब जो मूवमेंट लॉन्च होगा वो होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बताइए जी।
बताओ बताओ। रिएक्शन बंद कर दूं? ठीक है। यार गला ठीक नहीं हो रहा यार, मेरा गला पता नहीं क्यों चोक सा है। तुमने वो खिला है WWF में एक चॉक स्लिम लगती थी, कौन लगाता था? अंडरटेकर लगाता था चॉक स्लिम। पहले वो आता था ना, PS2 आता था, ठीक है, PS2, PlayStation 2। तो PS2 में गेम होता था एक पेन, WWE का पेन, उसमें स्मैकडाउन होता था, हाँ स्मैकडाउन। तो स्मैकडाउन में स्मैक्स लगती थी, तो जैसे आप प्लेयर चूज करते थे ना, अंडरटेकर, अंडरटेकर नहीं आता था उसमें, उसका भाई जो था उसका नाम क्या था अंडरटेकर के भाई का? अंडरटेकर के भाई का नाम क्रेन, क्रेन ही था शायद। हाँ, तो क्रेन जो है वो फॉक स्लिप लगा के पटकता था ऐसा जोर से। यहां तक क्लियर है? लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ाओ तो सही बाबू। रिएक्शन बंद कर दिए मैंने तो मेरी तरफ से। तुमने नहीं खेला होगा PS2 किसी ने, तुम तो रोमन रीजन वाले हो सारे। हाँ लाइव है बेटा, लाइव है क्रिकेट सार्थक। यार इमोजी आज बंद नहीं हो रहे, अगर मेरी टेक टीम सुन पा रही है कि इमोजी कहीं से हम बंद कर दें तो बताओ। रिवीजन के लिए नोट्स है ना ये? ब्रह्मास्त्र आ गया, खेला है तुमने? PS5 वाले हो बेटा? चलो क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता दो। हाँ एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूं। मजा आ रहा है आज? चैप्टर फ्लो ऐसा ही है। टाइमलाइन देखो, मैंने तुम्हें एक तो हैक बता ही दिया है। क्या बताया मैंने तुम्हें हैक? मैंने तुम्हें जो एक हैक बताया है वो हैक बड़ा सिंपल है। क्या बड़ा सिंपल है? मैंने तुम्हें जो हैक बताया है वो हैक बड़ा सिंपल है। वो ऐसा है क्या कि उसमें तुम्हें समझ में आएगी कहानी। उस हैक में क्या कहानी समझ में आएगी तुम्हें कि अपने को 1914 से चालू करना है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो 1922 पे आके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया। इतने में तो आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला मूवमेंट चालू होगा 1930 से 31 तक। उस बीच में क्या हो रहा था? तो उस बीच में अपन ने देखा कि स्वराज पार्टी बनाई गई, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा था, साइमन कमीशन इंडिया आया था। स्वराज पार्टी इसलिए बनाई गई ताकि ये लोग चाहते थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जिससे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की प्राइसेस गिर गई थी, तो पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र टर्मोइल में था। साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था तो उसको लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। अब क्या आता है आगे? तो जैसे अगर आप देखोगे कि इसी सारे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने क्या प्रपोजल रख दिया कि डोमिनियन स्टेटस का ऑफर ले लो। लेकिन हमारे जो यंग लीडर थे उन्होंने बोला ना जी ना, अब लेके रहेंगे आजादी और पूरी आजादी। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया जाता है लाहौर सेशन में, लेकिन सब्सिक्वेंटली आगे इंडिपेंडेंस मिलती नहीं है। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि हट जा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। फिर महात्मा गांधी बोलते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम टू हैव अ फुल फ्लेजेड मूवमेंट, ठीक है, जिसका हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहेंगे। करेक्ट ऑप्शन चूज करो रिलेटेड टू द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। तो जैसे
स्वराज पार्टी के जो फाउंडर थे वो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। इसका सी होगा राइट आंसर। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन लगाने का कारण बता रहा हूं कि ऐसे ही रीड बिटवीन दी लाइंस वाली चीजें कि आपको बुक पढ़ते पढ़ते बहुत बारीकी से पढ़ना होगा कि एक एक दो दो नाम जो दिए वो क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, और ये आया है सेट नंबर 4 में। ठीक है, अब आते हैं सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। तो होता क्या है देखो, तो जब आजादी नहीं मिलती आगे आने वाली 26 जनवरी 1930 को, महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब पता है। महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि अब रुक जाओ। तो महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930, ठीक है 1930 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, समझ में आ गया ना। 22 तक की तो कहानी पता है। 22 के बाद में एक ट्रूस पीरियड था। अब अगला मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होगा कब, 1930 से। तो 1930 31 जनवरी 1930, ठीक है, इस दिन महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी एक लेटर पहुंचाते हैं टू वायसराय इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन जो थे, वायसराय लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी उनको एक लेटर पहुंचाते हैं स्टेटिंग 11 डिमांड्स, और इसमें महात्मा गांधी क्या करते हैं, 11 डिमांड्स लिखते हैं। महात्मा गांधी क्या 11 डिमांड्स लिखते हैं, तो इस 11 डिमांड जो थी वो ऐसी थी जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी, जिसमें पीजेंट्स को भी इंक्लूड किया था, जिसमें ट्रेडर्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी। तो इन 11 डिमांड में अधिकतर ऐसी डिमांडें थी जो कॉमन मासेस के लिए इंपॉर्टेंट हो, और उन 11 डिमांडों में एक डिमांड ये भी थी क्या, कि जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है इसको आप बंद कर दो भाई साहब। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स तुम जो बदमाशी कर रहे हो ना वो सब समझ में आ रहा है हमें। सॉल्ट वॉज समथिंग विच वॉज ऑब्टेन्ड नेचुरली, समुद्र से नेचुरली मिल रहा है, और सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हो मतलब कि तुम बहुत ही लीचड़ आदमी हो। ठीक है, ये तुम्हारा अगलीस्ट फेस दर्शाता है कि हाउ कनिंग क्रूअल यू पीपल आर। ठीक है, तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स ना लगाओ, और सॉल्ट के ऊपर अगर टैक्स लगा रहे हो तो उसको खत्म कर दो। और महात्मा गांधी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचा कि मुझे एक ऐसी चीज इंक्लूड करना होगी जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं आज कोई ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं, अगर मैं दिल्ली में जाके पोल्यूशन का मुद्दा उठाऊंगा तो मुझे हर दिल्ली वाले का सपोर्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, अगर वो दिल्ली में है तो उसको पोल्यूशन अफेक्ट कर रहा है ना, एक एग्जांपल के तौर पे। तो वैसे ही महात्मा गांधी को यहां दिख रहा था कि अगर मैं सॉल्ट को अपनी डिमांड्स में इंक्लूड करूंगा तो उससे फायदा क्या मिलेगा पता है, सॉल्ट को अपनी डिमांड में इंक्लूड करने से फायदा यह मिलेगा कि वो मेरी डिमांड को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाएगा। हर व्यक्ति सॉल्ट खाता ही खाता है, सॉल्ट पे टैक्स हटाने की जब बात करूंगा तो हर व्यक्ति को वो चीज इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। महात्मा गांधी ने एक तरह का अल्टीमेटम दिया। क्या अल्टीमेटम दिया कि 11 मार्च तक अगर तुमने मेरी 11 डिमांडें नहीं मानी, ठीक है, तो ठीक है मैं क्या करूंगा, एक फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दूंगा। ठीक है, फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब कि हम आपको डिसओबे करना शुरू कर देंगे, सरकार के अगेंस्ट में एक बड़ा मूवमेंट छेड़ देंगे। लॉर्ड इरविन हल्के में ले रहा था। ठीक है, ही वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। लॉर्ड इरविन ने बोल दिया बहुत आए गांधी जी जैसे लोग, क्या रहता है मैं नहीं मान रहा इनके बाद। और गांधी जी ने बोल दिया ठीक है बेटा, अब तो रुक जा बेटा, अब तो देख बेटा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने फिर क्या किया, सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी। सॉल्ट मार्च क्या थी, तो महात्मा गांधी अपना आश्रम जो था साबरमती आश्रम गुजरात में, वहां से चलना शुरू करते हैं। 24 दिनों तक 240 माइल्स चलते हैं। चलते चलते 6 अप्रैल को वो डांडी कोस्ट पे पहुंच जाते हैं। डांडी कोस्ट क्या है, तो एक तट है। डांडी जो है एक जगह है जहां पे महात्मा गांधी ने पहुंच के क्या किया, समुद्र के पानी को उबाला। समुद्र के पानी को उबालेंगे तो वाटर एवोपरेट हो जाएगा, रह जाएगा क्या, सॉल्ट। तो समुद्र के पानी को उबाला और उस नमक को महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, उबाल के दिखा दिया, बना के दिखा दिया और ठेका दिखाया ब्रिटिशर्स को कि लदेख नमक भी बना दिया और टैक्स भी नहीं दिया। एंड हियर आई स्टार्ट दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम तुम्हें इसी तरह से डिसओबे करेंगे, तुम्हारे रूल्स नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं देंगे, और डिसओबे करके हम जो तुम बोल रहे हो उसके अगेंस्ट में जाके दिखाएंगे, और पीसफुल तरीके से करेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ठीक है, तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझ गए? तो महात्मा गांधी ने क्या किया, पूरी कहानी सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कनेक्ट करना। जब जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद भी आजादी नहीं मिल पाई 26 जनवरी 1930 में, तब महात्मा गांधी ने बोला चलो सरक। ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब आता है। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि नाउ वी विल स्टार्ट अ फुल फ्लेजेड मूवमेंट इन द कंट्री
31 जनवरी को वो लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स का एक लेटर पहुंचाते हैं और एक अल्टीमेटम देते कि मान जा बेटे, लेकिन वो नहीं मानता है लॉर्ड इरविन। और इसी के चलते महात्मा गांधी क्या करते हैं, एक सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं जो कि 24 दिनों तक चलती है। 240 माइल तक पैदल पैदल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको अपना मैसेज पहुंचाते हैं और अल्टीमेटली 6 अप्रैल को दांडी कोस्ट पे पहुंचकर वो क्या करते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं। कौन, महात्मा गांधी। अब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है क्या, देखो तो जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बात की गई थी ना कि वी विल विथड्रॉ आवर कॉपरेशन, कि हम अपना कॉपरेशन हटाएंगे, ठीक है, कि हम अपना कॉपरेशन हटाएंगे। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या किया जाता है कि कॉपरेशन हटाने के साथ साथ हम डिसओबे भी करेंगे, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में होता है कि हम अपना कॉपरेशन हटाने के साथ साथ डिसओबे भी करना शुरू कर देंगे कि अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ये वाली चीज, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्लियर कट तरीके से तुम्हें समझना होगा कि people were asked to refuse cooperation in non-cooperation movement, but in civil disobedience movement cooperation तो हटाना ही है, as well as we are required to break the colonial laws। disobey करना है ना, कि तुम जो बोलोगे वो नहीं करेंगे, हम तुम्हारा सामान तो खरीद ही नहीं रहे, लेकिन तुम्हारा जो लॉ तुम हमारे ऊपर लगा रहे हो उस लॉ को भी हम क्या मारते हैं, लात मारते हैं, वैसा, ठीक है। तो जैसे क्या है, जगह जगह सिंबॉलिकली लोग पानी में नमक मिला दे रहे थे खुद ही, और खुद ही पानी को इवेपोरेट करके फिर नमक निकाल के दिखा दे रहे थे और नाच रहे थे चौराहे पे, देख नमक बना दिया, क्या कर लोगे, ठीक है। तो सॉल्ट लॉज को ब्रेक करना शुरू कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना शुरू किया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना बोल दिया कि हम नहीं पे कर रहे टैक्स, क्या कर लोगे, ठीक है। तो पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। चौकीदारी टैक्स वगैरह देना उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे चौकीदारी टैक्स, क्या कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जहां जहां डिसओबे किया जा सकता था वहां वहां डिसओबे करना शुरू कर दिया। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अच्छा है सर, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से आजादी मिल गई क्या, नहीं, इसमें भी दिक्कतें थी। यहां तक समझ में आया हो तो बताओ, फिर उसके आगे इसकी दिक्कतें बताता हूं मैं, बताओ। बताओ बताओ। हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ? बताइए। अनिकेत दुबे, रिकॉर्डेड डी चल रहा है बेटा, लाइव चल रहा है। चैट क्यों नहीं दिख रही लेकिन मुझे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया, बधाई हो गाइस, नाच दो एक बार जरा चैट में। कहानी सही चल रही ना? यस यस यस। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। ठीक, अब देखो क्या है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आप लॉज बनाए, लॉज को फॉलो नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट? देखो इसमें कहीं भी वायलेंस नहीं हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम उठा के पत्थर मार दिया गवर्नमेंट को, कि सरकार की गाड़ी पे पत्थर मार दिया, ये वो नहीं। हम पीसफुली क्या कर रहे थे, कॉपरेशन नहीं, फॉरेन क्लोथ नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, क्या है, नंगे घूमेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा है कि वी रिफ्यूज टू कॉपरेट विद देम। साथ ही साथ सॉल्ट बनाने पे टैक्स लगाते हो, हमने अपना सॉल्ट खुद बना लिया, नहीं दे रहे टैक्स, क्या कर लोगे, ठीक है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट बड़ी सस्पिशियस थी कि यार ये तो ऐसे तो मूवमेंट चलता जाएगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने धीरे धीरे लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। ये हिमचल महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोक दिया उन्होंने। और एक लीडर है अब्दुल गफार खान, जो कि वेस्टर्न पार्ट पेशावर पाकिस्तान वगैरह में बहुत पॉपुलर लीडर थे, उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। गांधी जी की जैसे रिस्पेक्ट थी ना नॉर्थ इंडिया में, वैसी पाकिस्तान वगैरह वाले रीजन में उनकी रिस्पेक्ट थी अब्दुल गफार खान की। अब्दुल गफार खान को जब अरेस्ट कर लिया तो लोग रोड पे उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। अब सरकार ने बोला बस
यही गलती कर दी तुमने। तो जब लोग रोड पे उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सरकार ने उन लोगों का ब्रूटल रिप्रेशन शुरू किया, सरकार ने लाठीचार्ज कर दी, और लोग इतने समझदार होते नहीं थे कि लाठी मारते हो, पत्थर उठा के मार दिया। तो वायलेंस इरप्टेड, और वायलेंस इरप्ट होने के कारण क्या है कि जो एजेंडा था ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपने को पीसफुली कॉपरेशन हटाना है और लॉज को ब्रेक करते चलना है, वो एजेंडा खत्म हो गया, वो एजेंडा खत्म हो गया, एंड दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल। ठीक है, तो लीडर्स अरेस्ट हुए, असेटिंग नहीं यार, अरेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे अरेस्टिंग आएगा, अरेस्टिंग ऑफ लीडर्स, जैसे अब्दुल गफ्फार खान वगैरह को अरेस्ट कर लिया। और जब लोग रोड पे, मैं एक एक शब्द इससे बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, मैंने एक एक शब्द से बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए, ताकि क्या कर पाओ तुम, ताकि तुम बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो जब लीडर्स को अरेस्ट किया गया और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लीडर्स को अरेस्ट किया गया ना, तो उसके चलते क्या है कि भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ रोड पे उतर आई, और भीड़ जब रोड पे उतर आई तो उसके चलते क्या है कि वायलेंस इरप्टेड, लड़ाई दंगे हो गए। और जब लड़ाई दंगे हुए तो इसके चलते क्या है, इसके चलते महात्मा गांधी ने देखा कि अरे यार क्या क्या सिखाओ इन लोगों को, तो महात्मा गांधी ने बोला कॉल ऑफ, टाइम्स अप, टाइम्स अप, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, तब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को क्या कर दिया गया, फिर से कॉल ऑफ कर दिया गया। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी बीच में बंद करना पड़ा था ना, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी बंद करना पड़ा। बंद तो कर दिया, अब बंद जब होता है तो मूवमेंट बंद होता है एग्रीमेंट के थ्रू। कैसा एग्रीमेंट, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो है, ठीक है, तो उनके बीच में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, और इस पैक्ट के अकॉर्डिंग 5 मार्च 1931 को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को बंद किया जाएगा। बदले में क्या होगा, बदले में होगा कि कांग्रेस ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमने जितने लीडर्स को अरेस्ट किया उनको अब छोड़ देंगे। अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं, ठीक है, हम मूवमेंट बंद कर रहे हैं, चलो तुम लीडर्स को छोड़ो। ठीक है, बराबर बराबर। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि गांधी जी आओ ना, आपको एक फॉरेन ट्रिप करवा के लाते हैं। मतलब कि महात्मा गांधी से बोला कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, उस लंदन की मीटिंग में चलो तुम हमारे साथ में, मीटिंग में बैठ कर डिस्कस करेंगे, क्या ले दे के प्रोटेस्ट शुरू करवा देते हो। तो कांग्रेस लोगों ने सोचा चलो ठीक है, बराबर बिठा के बात करेंगे, समझते कुछ बात से अगर समाधान निकल आ जाए, क्योंकि महात्मा गांधी तो वैसे भी क्या है, नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। तो जब क्या हुआ, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मूवमेंट टर्न आउट इनटू अ वायलेंट मूवमेंट। और जब वायलेंस हुआ तो उस वायलेंस को लोगों ने क्या किया, वायलेंस के बदले में महात्मा गांधी ने देखा कि लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, टाइम्स अप। और जब मूवमेंट कॉल ऑफ होता है तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन होता है, और ये जो एग्रीमेंट साइन होता है इसके अकॉर्डिंग अरेस्टेड लीडर्स को छोड़ दिया जाएगा, और महात्मा गांधी को ले जाएंगे कहां, लंदन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, एक फॉरेन ट्रिप। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चल के अपन क्या करेंगे, फर्दर डेवलपमेंट का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाते हैं, वहां पे उन्हें कुछ एज सच मेजर अचीवमेंट मिलता नहीं है, महात्मा गांधी को कुछ मिलता नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लौट के आके देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दी अनदर साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जिनको अरेस्ट किया था वो लोग जेल में ही थे, लोगों को छोड़ा नहीं। तो महात्मा गांधी ने आके यहाँ पे मूवमेंट फिर से रीलॉन्च करने की भी कोशिश करी, लेकिन अब लोगों ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोगों ने बोला बंद चालू क्या करते रहते हो मूवमेंट, ठीक है, बंद चालू करते रहोगे तो हम नहीं कर रहे मूवमेंट में पार्टिसिपेट। तो इस तरह से जब मूवमेंट रीस्टार्ट किया गया तो मूवमेंट ने अपनी इंप्यूटस, जो मूवमेंट के अंदर जो जोश था ना, वो वही खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज हुई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव समझना। मैंने आपको बताया ना कि वो जो ब्लू बॉक्स है उसमें से क्वेश्चन आया इस चैप्टर से, ठीक है। सर्दी हो रही है, बहुत भयंकर सर्दी हो रही है, सर्दी भी हो रही है, गला भी जाम है, सब है। क्या निकाल दूं, क्या देखना पड़ेगा ना दोस्त, अभी देख लेते दो एक बार। पानी पिला दो मुझे भी, हाँ इतने ही दे दो, कुछ तो दो। मेरा पानी तो ये आदमी पी जाता है ना, एक टैंकर। वेरी बैड संदीप, दिस इज नॉट गुड मैनर्स। टीचर का पानी पी जाते हो तुम, बताओ। अभी रुक जाओ, तुम बच्चे बताएंगे तुम्हें।
संदीप भैया इज गुड मैन, भर के ले आएंगे वो अभी। संदीप तुम उस दिन लॉन्च में क्यों नहीं आए थे, बच्चे ये पूछ रहे हैं, बताओ। संदीप का ये कहना है कि मैं उस दिन कहीं गया था इंपॉर्टेंट काम से, छुट्टी पे था। संडे के दिन तुम जब देखो, जब लॉन्च वॉन्च करने लगते हो, छुट्टी भी तो होती है, कुछ आदमी की पर्सनल लाइफ का कुछ करे ना करे वो, तो इस कारण आ नहीं पाए थे। मैं वर्क सारा एक साथ करवा दूंगा बाबू। डी, डी होगा इसका राइट आंसर। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? देखो, सरदार पटेल वॉज एसोसिएटेड विद बारदोली सत्याग्रह, भगत सिंह वॉज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, टू जैसे अगर आप देखो ना, भगत सिंह का भी एक बॉक्स दिया गया है इसी पेज के आसपास में, जहां पे बताया गया टू दी अल्टार ऑफ, ठीक है, मतलब वो जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि हमारे यहाँ जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जैसे भगत सिंह, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद, उनके बारे में, तो इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों तो गलत है। करेक्टली बेस्ड पेयर कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू ने बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर अवध किसान सभा बनाई थी। तो ये मैं तुम्हें इसलिए करवा रहा हूँ क्वेश्चन कि तुम्हें दिमाग में रहे कि वो ब्लू बॉक्स एक बार पढ़ लेना अपने को, ठीक है, मतलब ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से एक बार बारदोली सत्याग्रह का क्वेश्चन आया था 2024 में, एक बार और ब्लू बॉक्स से 2 क्वेश्चन फिर आ गए, जवाहरलाल नेहरू वाला और भगत सिंह वाला, तो इसके लिए अपन थोड़ा रेफरेंस लेके चले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। देखो, पैटर्न, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। पैटर्न कैसा चल रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखा, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पीछे का बैकग्राउंड तो समझ में आ ही गया आपको कि जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और वो पूरा का पूरा इंसिडेंट, खिलाफत इशू वाला। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड समझ में आ गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? तो टाउन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कंट्री साइड में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया, प्लांटेशन वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, है ना। अब वैसे ही सेम पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बैकग्राउंड तो समझ में आ गया कि महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च करी, सॉल्ट मार्च के बाद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है। लेकिन अब इसमें पार्टिसिपेट किस किस ने किया, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी वो अपने को समझना है। तो आ जाओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्टिसिपेशन समझते हैं। वही कि गांव में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, शहर में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, ठीक है। तो यहां पे 5 कैटेगरी आएगी। जैसे गांव में रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। पैसे वाले पीजेंट्स कौन थे? पैसे पुसे वाले, वैसा वाला सिस्टम जो था ना, तो पैसे वाले पीजेंट्स कौन थे? तो जैसे आप देखोगे, जाट्स ऑफ हरियाणा, ठीक है, पटेल्स ऑफ गुजरात, तो ये लोग जो थे ना, जो क्या है, जिनके पास में बड़ी बड़ी जमीनें वगैरह थी, तो दे वर नोन एज द रिच पीजेंट्स, ठीक है। दे वर नॉट इन द पोजीशन टू पे रेवेन्यू डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार क्या है, सरकार रेवेन्यू मांगती थी इनसे। क्या रेवेन्यू मांगती थी सरकार? सरकार इनसे रेवेन्यू मांगती थी कि इतना टैक्स दो हमें, इतना टैक्स दो करके, ऐसा सरकार इनसे रेवेन्यू मांगती थी। किससे? रिच पीजेंट से। सरकार किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और ये रिच पीजेंट चाहते थे कि अगर ये सरकार ही ना रहे, हमें तो रेवेन्यू नहीं पे करना पड़ेगा, टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए रिच पीजेंट्स ने, हाउ पार्टिसिपेंट शादी मूवमेंट, तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, ठीक है। तो रिच पीजेंट्स को भी यही लगा, क्या लगा कि उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े। इसके लिए उन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया कि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते तो हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जब टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो हमारे मजे मजे होंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने पैसे कम करने से भी मना कर दिया, ठीक है। तो उन लोगों को लगा कि यार इससे बेहतर तो यही है कि हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। Therefore, rich peasants were enthusiastic supporter of civil disobedience movement. तो उन्होंने बढ़ चढ़ के रिच पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इसको याद रखने की एक टेक्निक बताता हूं। रिच पीजेंट्स के अपोजिट वर्ड को क्या कहोगे आप? पुअर पीजेंट्स। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कंट्रास्टिंग ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया ताकि उन्हें रेवेन्यू ना पे करना पड़े, और उसी के अगेंस्ट में आप देखोगे तो पुअर पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। क्या सोच के साथ किया था वो बताऊंगा।
लेकिन अब होता क्या, देखो रिच पीजेंट्स बड़े मोटिवेटेड थे कि कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी तो हमें टैक्स वैक्स कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, मजे मजे हो जाएंगे हमारे। लेकिन होता क्या है, एट द एंड ऐसा होता है कि कांग्रेस नहीं जीत पाती, कांग्रेस हार जाती है। ठीक है, मतलब कांग्रेस का वो मूवमेंट सक्सेसफुल होता है, कांग्रेस बंद कर देती मूवमेंट, और गांधी जी फिर लंदन से जब लौट के आते तो फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब रिच पेजेंट्स बोलते हैं कि क्या है यार, तुम्हारा कभी भी बंद कर दो, कभी भी चालू कर दो, हम नहीं खेल रहे। ठीक है, तो रिच लेटर डेवलपमेंट में वही है कि व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड अगेन, peasants वर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक देन आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये तो था एक सेक्शन जिसने एक ग्रुप जिसने क्या किया, जिसने पार्टिसिपेट किया। दूसरा ग्रुप कौन सा था, पुअर पीजेंट्स वाला। पुअर पीजेंट्स मतलब गरीब किसान जो थे। अब देखो रिच पीजेंट्स को टैक्स रेवेन्यू देना पड़ता था, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और वो किससे रेवेन्यू लेते थे पता है, वो रिच पीजेंट्स रेवेन्यू लेते थे पुअर पीजेंट्स से। ठीक है, तो पुअर पीजेंट्स की यही डिमांड थी कि हमें जो रिच पीजेंट्स को रेवेन्यू देना है ना, वो रेवेन्यू थोड़ा आप कम कर दो। अब देखो कांग्रेस फंस गई, कैसे फंस गई, इनकी मानेगी तो इनको बुरा लग जाएगा, इनकी मानेगी तो इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो सकती है। तो पुअर पीजेंट्स डिमांडेड लोअर रेवेन्यूज, लोअर रेवेन्यू रेट्स टू बी रिवाइज्ड, रेवेन्यू रेट को थोड़ा कम कर दिया जाए। Tenants wanted land rent paid to the landlords to be reduced or remitted। जो टेनेंट्स थे ना, जो दूसरों के खेतों पे काम करते थे, जो गरीब किसान होते थे, जो अमीर किसान के खेतों पे काम करते थे, वो ये चाहते थे कि रेवेन्यू रेट को बहुत कम कर दिया जाए। ठीक है, या फिर जो उनका अनपेड रेंट है ना, जो उनको रेंट पे करना था कि हम उनके खेत पे काम कर रहे हैं रिच पीजेंट्स की, तो वो हमसे रेंट ना ले। अपोजिट डिमांड थी। ठीक है, अब एट टाइम्स क्या होता था कि पुअर पीजेंट जो है, तो दे ऑफन जॉइन दी रेडिकल मूवमेंट्स, वो हथियार भी उठा लेते थे, क्योंकि उस समय पे आप देखोगे क्लास 9 में पढ़ के आए आप, सोशलिज्म वगैरह का भी बहुत एक्सपेंशन हो रहा था, सोशलिस्ट आइडियाज का, रशियन रेवोल्यूशन वगैरह के। तो वहां के पुअर पीजेंट्स जो है, तो रिच पीजेंट्स के गले पे दराती रख के भी खड़े हो जाते थे। तो कांग्रेस बड़ी सस्पिशियस थी ऑफ द मूवमेंट ऑफ पुअर पीजेंट्स, कि पुअर पीजेंट्स तो यार कभी कभी वायलेंस का रास्ता चूज कर लेते हैं, और रिच पीजेंट्स पैसा तो ला रहे हैं कम से कम। तो कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन। कांग्रेस इसीलिए क्या है, नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस वाज नॉट वेरी वेरी मच कीन या फिर वेरी मच विलिंग। ठीक है, कांग्रेस को लगता था इट्स बेटर कि हम क्या करें, इट्स बेटर कि हम इस मूवमेंट को ज्वाइन ही ना करें ऐसा। ठीक है, इट्स बेटर कि हम इस मूवमेंट को सपोर्ट ही ना करें, ज्वाइन ही ना करें, पुअर पीजेंट्स का कंट्रीब्यूशन ले ही ना, पुअर पीजेंट्स का कंट्रीब्यूशन हम ले ही ना। समझ गए, क्लियर हुआ? ये हो गया पुअर पीजेंट्स का, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स। गॉट इट? गॉट इट? यहां तक क्लियर है कि किस किसने पार्टिसिपेट किया, रिच पीजेंट्स ने और पुअर पीजेंट्स ने। ठीक, एक सेकंड में पीडीएफ वाली तुम्हारी समस्या देख लेता हूं। एक सेकंड, हाँ मैं तुम्हारी पीडीएफ वाली समस्या ही देख रहा हूं क्या है। चलो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, पहले यस और नो बताओ। अरे रिकॉर्डेड नहीं है मेरे दोस्त। बच्चे चैट में लिख रहे हैं। खुल रही है पीडीएफ बेटा, सबकी खुल रही है, मैंने पूछ लिया हमारी टेक टीम से, एक बार चेक करो। मैं मार मार के ना चमगादड़ बना दूंगा अगर तुम हर कुछ लिखना चालू करोगे क्लास में तो।
नव्या शर्मा, रुको जरा, तुम्हारा नंबर बताओ।
हो गया, उधर देखो स्ट्रीमिंग जा रही है गाइस, अभी दिख गए क्या तुम्हें हम? ऑडियो ऑडियो, हेलो, हाँ जी, अभी दिखे क्या? अभी दिखे होंगे। वाह यार मित्र, वाह 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 वाह, मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या कांड हुआ था अभी। लैपटॉप हो गया डिस्चार्ज, अब मैं इधर देख के पढ़ाया जा रहा हूं। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में, उधर देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो 10 मिनट का मैं लेक्चर जो आगे निकाल के ले गया था मैं वापस से करवा रहा हूँ रिकैप, चिंता मत करना। कहां से वापस से रिकैप होगा मैं बता रहा हूं। मैंने तुम्हें यहां तक बता दिया था आखिरी चीज कि कैसे अपोजिट ग्रुप्स जो थे, ठीक है, कंट्री साइड में 2 अपोजिट ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स। और फिर वो पीडीएफ वाला लफड़ा आ गया, तो मैं वो पीडीएफ का वो देखने लगा कि एक बच्ची ने बोल दिया था कि पीडीएफ नहीं खुल रही है, तो पीडीएफ नहीं खुल रही, तो उसमें मैंने मतलब मैं मोबाइल पे से भी हट गया क्लास में से, और मैं पीडीएफ देख लिया खुल रही है, मोबाइल रख दिया मैंने साइड में। अब मुझे पता ही नहीं चला कि लैपटॉप बंद हो गया इधर, और मोबाइल की क्लास भी मैंने बंद कर दी। वाह, ठीक है, जो बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह देख रहे हैं ना, उन बच्चों को यहां से बीच में से जो ब्लैक स्क्रीन थी वो कट होके मिल जाएगी, ठीक है। स्ट्रीमिंग रुक गई थी ना, फिर आ गए सारे बच्चे वापस लेके आओ, चलो जाओ। आधे बच्चे भाग गए क्लास में, बोला क्लास खत्म हो गई, ठीक है, आ जाओ। कमिंग बैक टू दी क्लास, कमिंग बैक टू दी क्लास। अब अगर हम देखें यहां क्या हो रहा है, तो ये वाला सेक्शन मैंने तुम्हें बता दिया था, इसके बाद क्लास कटी, मैंने पीछे करके देख लिया। आगे बढ़े अगर यहां से, तो देखो विमेन जो है ना, महिलाएं, वो दोनों जगह थी, गांव में भी थी, शहर में भी थी। तो विमेन के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। अब अगर हम शहर में आ जाएं, तो शहर में किसने पार्टिसिपेट किया? तो अगेन वही पिक्चर है कि 2 अपोजिट ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। जैसे जो मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पैसे पूसे वाले, ठीक है, वो पैसे पूसे वाले लोग जो थे, तो उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? क्योंकि उन्हें दिख रहा था क्लियर कट तरीके से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मर्चेंट्स थे, दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। अब उन्हें दिख रहा था क्या कि उन्हें अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उन्हें रिस्ट्रिक्शन से फ्री होना होगा। और ब्रिटिशर्स उनकी गर्दन दबा के बैठे थे कि उनके ऊपर नकल कस के बैठे थे कि इनको ग्रो नहीं करने देना है। तो फॉर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेसेस दे रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड देयर बिजनेस। वो चाह रहे थे कि उनको फ्री पॉलिसीज मिले जिससे वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स एंड कमर्शियल कांग्रेस, तो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस स्टैब्लिश की 1920 में। फिकी, ठीक है, कॉमर्स के लिए एक चैम्बर स्टैब्लिश किया उन्होंने 1927 में। और इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट जो थे, उनके इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? तो उस समय के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक, ठीक है, उस समय के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जीडी बिरला, ये लोग लीड कर रहे थे। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया किसका? ये हो गया आपको एक तरह से देखने को मिल रहा है जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका पार्टिसिपेशन। मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के पार्टिसिपेशन के बाद में, हाँ हाँ बेटा क्लास आज ही कंप्लीट करेंगे, चिंता ना करो। क्लियर हो गया? हाँ, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जैसे अगर आप देखोगे तो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का हो गया। दूसरी चीज जो है, तो इसी के अपोजिट वर्कर्स थे। अब वर्क देखो, वर्कर्स क्या चाहेंगे कि जो हमारा मालिक है वो हमें ज्यादा पैसे दे दे, काम कम करवाए, पैसे खूब दे। तो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे, मतलब वर्कर्स जो थे, तो देवर अगेंस्ट मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। दे डिडंट पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर, मर्चेंट्स मतलब वर्कर्स स्टेड अलूफ। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट में आते चले गए ना, तो वर्कर्स अपने आप दूर होते चले गए। क्यों? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकते हो आप, दोनों अलग अलग ओपिनियन के थे ना। लेकिन कुछ कुछ वर्कर जो गांधी जी के आइडियाज को फॉलो करते थे, तो स्टिल गांधीयन आइडिया डोमिनेटेड अमंग सम वर्कर्स, ठीक है। रिलक्टेंस ऑफ कांग्रेस टू सपोर्ट वर्कर। अब दिखती बात है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ओनर्स जो थे, वो लोग पैसे देते थे किसको? वर्कर्स, कांग्रेस को, ठीक है। तो कांग्रेस से अगर पूछा जाए कि ये या ये, तो जैसे ये और ये में कांग्रेस ने रिच पीसेंट्स को चूज कर लिया था ना, वैसे ही कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू सपोर्ट दी, कह सकते हैं क्या,
रिलक्टेंट टू सपोर्ट दी वर्कर्स, क्यों? क्योंकि वर्कर्स एट टाइम्स रेडिकल हो जाते थे वही कि, और वर्कर्स जो थे तो वो सोशलिज्म के उससे आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और वो जो चीज थी वो शायद इंडस्ट्रियल ओनर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, मर्चेंट्स को उतनी पसंद नहीं आती, ठीक है। तो कांग्रेस का वोट थोड़ा इस तरफ जाता था। तो 4 पार्टिसिपेंट्स अपन ने देख लिए। ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। गांव में रिच पीजेंट्स, उनके अपोजिट पुअर पीजेंट्स। शहर में मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके अपोजिट वर्कर्स। लेकिन दीज वर द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हु पार्टिसिपेटेड। वैसे अगर आप देखोगे तो एक ग्रुप जो गांव और शहर दोनों जगह से आया, जिसने पार्टिसिपेट किया, गांव और शहर दोनों जगह से आके पार्टिसिपेट किया, वो ग्रुप कौन सा था? तो वो ग्रुप था, ठीक है, वो ग्रुप जो था, ठीक है। चैटिंग वाला ऑप्शन गया नहीं है बेटा, मैंने प्राइवेट करके रखी चैट, ठीक है। प्राइवेट मतलब सिर्फ मुझे दिखेगी, तुम्हें आपस में एक दूसरे को नहीं दिखेगी, तुम्हें आपस में एक दूसरे को मुझे देखना है, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछूंगा तब पब्लिक चैट करूंगा ना। तो एक ग्रुप था विमेन। तो गांव की और शहर की दोनों ही जगह की महिलाओं ने भी क्या किया? नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो इनका पार्टिसिपेशन आपको लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, ठीक है। दे पार्टिसिपेटेड इन दी प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट्स, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स। तो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन उतना नहीं था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन घर से निकल के आई, बाहर निकल के आई, पार्टिसिपेट किया और बहुत एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और विमेन ने क्या है, जैसे देखो मम्मी लोग का बड़ा सीधा सा सीन रहता है यार, मम्मी लोग बहुत मासूम होती है। मम्मी लोग क्या होती है ना, गलती से टेबल को भी उनका पैर लग जाता तो टेबल के पैर छूती कि टेबल में भी भगवान होंगे। तो जब महिलाओं को बोला गया कि नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो उन्होंने उस चीज को एक सैक्रेड ड्यूटी की तरह कंसीडर करा। उन्होंने सोचा बस यही तो हमारी पूजा है, ठीक है, यही हमारा धर्म है। और उन्होंने नेशनल मूवमेंट में आजादी के लिए जो लड़ाई है, उस लड़ाई को एज ए सैक्रेड ड्यूटी मान के उसमें पार्टिसिपेट किया। क्या उससे महिलाओं की स्थिति सुधर गई? नहीं। उसके बावजूद भी सोसाइटी का जो मेल डोमिनेशन वाला आर्च था वो वैसा ही रहा, ठीक है, वो वैसा ही रहा। और इनफैक्ट वुमेन को माना गया क्या कि उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर गृहस्थी और इन सारी चीजों का ध्यान बेहतर रखे, ठीक है, सैड फॉर देम। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखो क्या है। तो आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट उस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पे ओनर्स ने किया। तो क्या कारण था उसका? इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू कांग्रेस, ब्रिटिश ऑफर्ड देम गुड सैलरीज, रिलेक्टेड टुवर्ड्स द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। बताओ क्या था? तो सिंपल है कि इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू द कांग्रेस, इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के क्लोज थे, इसीलिए वर्कर्स उससे थोड़ा दूर रहे। तो ऐसे क्वेश्चन रीड बिटवीन द लाइन, ये क्वेश्चंस लगाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आए हैं और मैं तुम्हें बता रहा हूं इसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। लर्न टू रीड बिटवीन दी लाइंस, ठीक है, कि समझ में आना चाहिए कि कैसे बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें ट्रिक बताई ना पार्टिसिपेंट्स की, वैसे ही एक ट्रिक है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या कमियां रह गई। तो एक लिमिटेशन है कास्ट के हिसाब से और एक लिमिटेशन है रिलीजन के हिसाब से, ठीक है। कास्ट के हिसाब से इससे क्या है ना, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि कांग्रेस वाज अ पार्टी प्रीडोमिनेंटली ऑक्यूपाइड बाय द अपर कास्ट ब्राह्मण्स, ठीक है। तो अपर कास्ट ब्राह्मण्स सनातनीज जो थे, ठीक है, वो लोग कांग्रेस पार्टी को डोमिनेट कर रहे थे। तो लोअर कास्ट लोग जो थे, ठीक है, अनटचेबल्स जिन्हें कहा जाता था, उन लोगों ने ऑटोमेटिकली अपने आप को दूर रखा। जैसे इंडस्ट्रियल ओनर जब थे तो वर्कर्स को ऐसा लगता था अब हमारी क्या चलेगी, यहां तो ओनर आ गए, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट में, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि अब जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना है तो कांग्रेस के अंदर अगर अपर कास्ट डोमिनेशन है तो लोअर कास्ट के लोग क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो महात्मा गांधी ने इसी चीज के अगेंस्ट में आवाज उठाई, उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा, ठीक है। महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को हरिजन कहा कि ये तो भगवान के बच्चे हैं, ठीक है, हरिजन, ठीक है। इस प्रकार का जो हम भेदभाव करते हैं, दिस इज सिन फॉर ह्यूमैनिटी, ये मानवता के लिए एक तरह का क्या है, मानवता के लिए एक तरह का पाप है। ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदूज, ठीक है, टू गिव अप दिस सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने बोला कि इस पाप को छोड़ दो और
टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी, जैसे स्वीपिंग का जो काम होता है ना, उस काम को ये बताने के लिए कि यार टॉयलेट तुम्हारी है तो तुम साफ नहीं करोगे तो कौन करेंगे, तो ही हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने रिक्वेस्ट करी कि जब तक हम एक नहीं होंगे, समाज से इस प्रकार के भेदभाव नहीं हटाएंगे, तब तक आजादी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, लेकिन क्या देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, रीड बिटवीन दी लाइंस, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बीच में से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको पूरा गांधी जी वाला सीन बताया कि गांधी जी ने what steps were taken by him for the upliftment of untouchables, तो उन्होंने untouchables को हरिजन्स कहा, he himself cleaned the toilets, ठीक है, he requested the upper caste to give up the sin of untouchability, ये सब गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन ये एक लिमिटेशन था कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों के बीच में नहीं बन पा रही थी, और उसी कारण से क्या है, हरिजन्स बिगेन डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स। ठीक है, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे दे स्टार्टेड डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स, ठीक है, दे स्टार्टेड डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान जैसे है ना, पाकिस्तान एक सेपरेट इलेक्टोरेट का एग्जांपल है। पाकिस्तान सेपरेट इलेक्टोरेट का कैसे एग्जांपल है कि ये पूरी कंट्री है, और अगर यहाँ पे मान लो हरिजन्स ज्यादा रहते हैं, अनटचेबल ज्यादा रहते हैं, तो इस एरिया में इलेक्शन में वोट भी अनटचेबल्स ही देंगे और लीडर भी अनटचेबल ही बनेगा। तो महात्मा गांधी को लेकिन ये चीज पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ये चाह रहे थे कि सोसाइटी का इंटीग्रेशन हो। अगर एक हाथ पे घाव है तो उस हाथ को काट के अलग नहीं करना होगा, उस घाव को सुधारना होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दर्शाई गई है कि हरिजन्स बिगेन डिमांडिंग रिजर्व सीट्स, ठीक, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड महात्मा गांधी वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस। और आप देखोगे तो एक कास्ट इश्यूज के कारण जो लिमिटेशन थी, ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल लेवल पे जैसे बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के आपस में नहीं बनी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा था कि सोसाइटी में मिलजुल के रहना है, लेकिन बी आर अम्बेडकर रेज द वॉइस फॉर अनटचेबल्स। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। उन्होंने सारे दलित्स को एक साथ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया 1930s में। ठीक है, और उन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को और फास्ट किया कि दलित के लिए तो अलग इलेक्टोरेट होना चाहिए, अलग एरिया होना चाहिए जहां से दलित ही चुनाव लड़े, दलित ही वोट दे। तब क्या होता है, तब महात्मा गांधी बोलते हैं अगर आपकी ये डिमांड है तो आई विल सिट ऑन टू फास्ट, ठीक है, अनटू डेथ, मतलब आमरण अनशन करूंगा मैं, जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक भूखा बैठा रहूंगा। अब जब महात्मा गांधी इस तरह के हड़ताल पे बैठ गए तो गांधी जी ने इस चीज को अपोज किया और गांधी जी हड़ताल पे बैठ गए। फिर क्या होता है, सारे लोग प्रेशर बनाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर, बोलते हैं भैया सीनियर लीडर है, उनकी रिस्पेक्ट करो, ये ऐसी डिमांड छोड़ दो। तो तब क्या होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में दोस्ती करवाई जाती है, दोनों को हैंडशेक, हैव अ हग, ठीक है, तो गले मिलवाया, हाथ मिलवाया और बोला क्या कि महात्मा गांधी जी आप क्या करो, आप खाना खा लो, हम ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है ना इसको गिव अप करते हैं, और पूरा पैक्ट साइन होता है। ठीक है, पूरा पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, जिसके तहत क्या होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा दलित्स को, इन्हें रिजर्व सीट्स दे दी जाएगी कि कंट्री एक ही रहेगी लेकिन उस सीट से, और वोट भी सभी लोग देंगे, लेकिन उस सीट से कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर लड़ना चाह रहा है तो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति चुनाव लड़के वो मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ही वहां से चुनाव लड़ सके, ऐसा रिजर्वेशन दे देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, सेपरेट इलेक्टोरेट से तो देश विभाजित हो जाएगा, समझ गए, सेपरेट इलेक्टोरेट से तो देश विभाजित हो जाएगा। गॉट इट? चलो ये हो गया किसका, ये हो गया एक तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे कास्ट इश्यूज के कारण जो लिमिटेशन आई, इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे। अब अगर वही चीज आप देखोगे रिलीजियस इश्यूज के कारण भी लिमिटेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। रिलीजियस इश्यूज के कारण क्या लिमिटेशन थी, जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में नहीं बन रही थी। अच्छा एक पैटर्न पकड़ना, हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एक इशू था जैसे खिलाफत इशू, जिसके तहत मुस्लिम्स भी मोटिवेटेड थे, हिंदूज भी मोटिवेटेड थे। ठीक है, लेकिन यहां आते आते क्या हो रहा है कि अब ये समय आते आते 1930 आते आते आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बन गए थे, हिंदूज के अपने, मुस्लिम्स के अपने। तो कांग्रेस केम टू बी विजिबली एसोसिएटेड ओपनली विद हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट। कांग्रेस पार्टी को ऐसा देखा जा रहा था जैसे कांग्रेस इज अ पार्टी फॉर हिंदूज एट दैट टाइम पीरियड। ठीक है, और मुस्लिम लीग जो बनी थी तो मुस्लिम लीग बिकेम द फ्लैग बियरर ऑफ मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के लिए तो कांग्रेस मुस्लिम लीग बनी है। ठीक है, और इसी कारण से दोनों पार्टीज के बीच में रिफ्ट बढ़ता जा रहा था। ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में रिफ्ट बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट एट टाइम्स रिलीजियस प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फर्वर, ठीक है, कि ऐसे वो निकलते थे
क्या बोल सकते हैं कि रैलियां निकलती थी जिसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को चिढ़ा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग पहले धर्म को चिढ़ा रहे हैं, और इस तरह की जब रैलियां निकलती थी तो ऑफन क्लैशेस भी देखने को मिल जाते थे हिंदू मुस्लिम के बीच में 1930s आते आते। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कम्युनल नेचर की हो गई थी पॉलिटिक्स, जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में नहीं बन रही थी। रिलीजियस प्रोसेशंस, ठीक है, मतलब रैली वगैरह विद मिलिटेंट फर्वर, मतलब लड़ने के लिए आतुर, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस वाज वेरी कॉमन। तो एक ये लिमिटेशन थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी नहीं देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ इंडिविजुअल लेवल पे जैसे अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम्स बात कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना मतलब देश का विभाजन, ठीक है, देश का विभाजन। तो कोशिश की गई कि नेगोशिएशन करवा के मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको बैठा के समझाया जाए, बुलाया भी गया, बट द नेगोशिएशंस फेल्ड, ठीक है। तो फेल्ड नेगोशिएशंस ओवर द डिमांड ऑफ रिजर्व्ड सीट्स इन सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन बंगाल एंड पंजाब प्रोविंसेस फर्दर प्रोवोक्ड, ठीक है। तो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, सोचा था कि इनको बहला फुसला के या फिर अच्छे से समझा के रिजर्व सीट्स तो दे ही देंगे, लेकिन जैसे एमआर जयकर जो थे हिंदू महासभा के, तो उन्होंने रिजर्वेशन के अगेंस्ट में भी बोलना शुरू कर दिया कि नहीं मुस्लिम्स को रिजर्वेशन भी नहीं देना है। तो जिससे क्या है कि चीजें और बिगड़ गई, और चीजें और बिगड़ने के कारण क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन डेवलप हो गया, जिसके चलते मुस्लिम्स ने उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया जिस तरह से दूसरे रिलीजन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये लिमिटेशन है। क्या ट्रिक है लिमिटेशन की याद रखने की, कि 4 ग्रुप बनेंगे आपके कास्ट के हिसाब से। आप देखोगे तो अनटचेबल्स और अपर कास्ट के बीच में नहीं बन रही थी, इंडिविजुअल लेवल पे जैसे आप देखोगे तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में नहीं बन रही थी। रिलीजन के हिसाब से हिंदू मुस्लिम में नहीं बन रही थी, इंडिविजुअल के हिसाब से आप मोहम्मद अली जिन्ना और एम आर जयकर का नाम लिख सकते हो। समझ गए? आ जाओ, अब अपन ने ऑलमोस्ट चैप्टर का पूरा फ्लो समझ लिया है। आजादी नहीं मिली है, 2 मूवमेंट के बारे में बताया गया है चैप्टर में। आजादी तो 1947 में मिलेगी, चैप्टर में 1932 तक ही बताया गया है, लेकिन अब आपको फ्लो समझना होगा 1932 तक का। 14 वर्ल्ड वॉर, 15 गांधी जी आए, 16 में घूमे, 17 में चंपारण खेदा, 18 में अहमदाबाद, 19 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत इशू, 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल, 21 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया गया, 22 में बंद किया गया, 22 से लगा के 30 तक क्या है, ट्रूस पीरियड रहा। 30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ। इस ट्रूस पीरियड में भी, हाँ, ट्रूस पीरियड में क्या क्या हो रहा भाई साहब, इस ट्रूस पीरियड में जैसे देखोगे तो स्वराज पार्टी, इकोनॉमिक डिप्रेशन, साइमन कमीशन, लाहौर सेशन, ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। फिर 30 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तर्ज पे ही पूरी कंट्री वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया गया। 31 में उसको कॉल ऑफ किया गया, ठीक है। 32 में जैसे अगर आप देखोगे तो चुटपुट इवेंट जो थे, जैसे पूना पैक्ट वगैरह साइन हुआ, ये सब कुछ। तो ये क्रोनोलॉजी है चैप्टर की। ये चैप्टर को आप ऐसे ध्यान रखोगे तो आपको पूरी एक के बाद एक सीक्वेंस ध्यान आते रहेंगे, ठीक है। गॉट इट? चाय पी लो कर रहे हैं। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था जब कॉल ऑफ किया गया। फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन आपकी कब बनी थी? 1930 में बनी थी। स्वराज पार्टी दिखती बात है लाहौर कांग्रेस सेशन के पहले ही हुई थी, तो 1-2 से पहले आएगा, 1-2 से पहले, 3 ये 31 नहीं 29 पहले आएगा ना, 1-2 सही बात है, 1-2-4 आ जाएगा, और फिर 3 उसके बाद आएगा गांधी इरविन पैक्ट। सी इज द राइट आंसर। यस, परफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़िया। इसका सी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है? अगली चीज है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस,
अब देखो क्या है, मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो अपना पहला चैप्टर था वो पढ़ाते समय भी बताया था कि सिर्फ साथ लड़ लेने से आप एक साथ नहीं हो जाओगे। समझ रहे हो कि एक साथ लड़ रहे थे सर इसलिए एक देश बन गए, नहीं। फाइन, नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म वॉज अचीव्ड पार्टली थ्रू यूनाइटेड स्ट्रगल। साथ लड़ रहे थे उससे एक साथ होंगे थोड़े से, लेकिन इट वॉज अचीव्ड पार्टली थ्रू द कल्चरल प्रोसेसेस ऑल्सो। एक लाइन समझ गए तो ये पूरा टॉपिक समझ जाओगे। लास्ट टॉपिक है बस हो रहा है क्या कि लोगों को अगर एकजुट करना था ना, वो जो नेशनलिस्ट फीलिंग लाना थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़ लेने से एकजुट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो वो नेशनलिज्म जो है इट वाज अचीव्ड थ्रू यूनाइटेड स्ट्रगल एंड कल्चरल प्रोसेसेस। यूनाइटेड स्ट्रगल कैसा कि हम सब एक साथ लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो कुछ तो हम उस कारण से एक साथ आए। और साथ ही साथ क्या है कि कुछ ऐसे तरीके थे, जैसे हम मान ले कि हम सब फुटबॉल खेलते हैं तो इसलिए हम एक टीम बना लेंगे, लेकिन जब हम एक जैसी जर्सी पहनेंगे तो एक जैसी जर्सी पहनने से हमारे अंदर और यूनिटी वाली फीलिंग आएगी, समझे, और यूनिटी वाली फीलिंग आएगी। वही चीज यहां पे भी बताई गई है। तो व्हाट वर दीज कल्चरल प्रोसेसेस, हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाज डेवलप्ड, व्हाट वर द डिफरेंट वे थ्रू इट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाज डेवलप्ड अमंग द पीपल। किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए तो सवाल का जवाब बनना चाहिए, ठीक है, और वो बनेगा। कैसे बनेगा? तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया गया कि हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, ठीक है, पॉपुलर प्रिंट, ये पटिया गिर गया मेरे पैर पे, बताओ, ठीक है, पॉपुलर प्रिंट वाज डेवलप्ड, ठीक है, हिस्ट्री, फोकलोर्स और ये सारी चीजें जो हैं, तो अब गिरा ना बेटी, बहुत पिटाई लगाऊंगा। हाँ, तो हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीजों को री इंटरप्रेट किया जा रहा था, ठीक है, री इंटरप्रेट किया जा रहा था वाला पॉइंट तो लास्ट में आएगा। सबसे पहले क्या, लोगों के अंदर कंट्री वाली फीलिंग जो है ना, लोगों के अंदर कंट्री वाली फीलिंग कब आएगी? लोगों के अंदर कंट्री वाली फीलिंग जब आएगी जब आप क्या करोगे, लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करोगे। तो वो हिस्ट्री की मदद से, फ्रिक्शन की मदद से, फोक टेल्स, फोकलोर्स, सॉन्ग्स वगैरह की मदद से क्या किया गया, नेशनलिज्म की फीलिंग को इन्फ्यूज करने का कोशिश किया गया। यही आपने फ्रांस में भी देखा होगा, और ठीक है, यही चीज आपने फ्रांस के केस में भी देखी होगी। इंडिया केम टू बी विजुअलाइज्ड विद द इमेज ऑफ भारत माता, भारत माता की इमेज बनाई गई। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या है, वंदे मातरम का गीत लिखा फॉर द मदरलैंड। अभिनेंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग पहली बार बनाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इमेज पहली बार बनाई, जिससे क्या है कि सारे लोग देश के उस इमेज को जब देखेंगे तो वो कंट्री का पार्ट मानेंगे अपने आप को, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ध्यान रखते चलना, एक एक चीज बता रहा हूं कि कैसे आपने कल्चरल प्रोसेसेस के थ्रू कंट्री में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाए गए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कल्चर के थ्रू, जैसे हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, इनकी मदद से लोगों को एकजुट करने की कोशिश करी। साथ ही साथ इंडिया केम टू बी विजुअलाइज्ड विद द इमेज ऑफ भारत माता, भारत माता की इमेज बनाई गई ताकि सारे लोग उस इमेज को जब देखें तो वो चरण स्पर्श करे, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, तो जो इंडिया की लोक कहानियां, लोक गीत थे ना, उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई। कैसे लोक कहानियां, लोक गीत को रिवाइव किया गया? तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और नतेशा शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांव गांव जाके क्या है, फोक टेल्स इकट्ठी करी, ठीक है, पुरानी पुरानी लोक कहानियां जो है वो इकट्ठी करी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नतेशा शास्त्री जो साउथ इंडिया में जाके क्या है, ठीक है, 4 वॉल्यूम बुक्स जो है दी फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया वो उन्होंने कलेक्ट करी। फिर फ्लैग का इस्तेमाल किया गया, जैसे यूज ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स, तो झंडे बनाए गए, जैसे स्वदेशी फ्लैग बना, स्वराज फ्लैग बना, ठीक है। स्वदेशी फ्लैग स्वदेशी मूवमेंट के टाइम बनाया गया। महात्मा गांधी ने स्वराज फ्लैग बनाया जिसमें बीच में चरखा दिया जो कि सेल्फ रिलायंस को दर्शाता था। फिर क्या है, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हमने क्या देखा ना, हमारे लोग जो थे क्या थे, मतलब हमारे लोग क्या थे, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं था, ठीक है, हारा हुआ महसूस करते थे, उत्साह नहीं था, ठीक है, बेचारे महसूस करते थे। उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स ही भगवान है, उनके पास जितनी नॉलेज है, जितनी पावर, उतनी किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे लोगों को यह एहसास दिलवाना था क्या कि इतिहास में तुम बहुत मजबूत थे, सोने की चिड़िया थे। जब ये लोग पत्ते लगा के घूम रहे थे, जब इनको खाने को कुछ नहीं था, उबाल उबाल के खाते थे कच्चा खाना, तब हमारे यहाँ क्या किया जाता था, तब हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, तब हमारे यहाँ
बाहर से लोग पढ़ने आते थे, तब हमारे यहाँ मखमल का कपड़ा बनता था। तो जब ये हमारे लोगों को बताया गया ना कि हमारा इतिहास गौरवान्वित रहा है, हम भूखे नंगे नहीं थे, ये लोग भूखे नंगे थे, और उसी के चक्कर में क्या है, ये हमारे ऊपर आके कब्जा करके बैठे हैं। ठीक है, तो हमारे लोगों के अंदर जब कॉन्फिडेंस डालने की बारी आई तो हमने इतिहास को रीइंटरप्रेट किया, जो सही इतिहास था वो बताया गया। जैसे किसी व्यक्ति को आपको कमजोर महसूस करवाना है ना, तो उससे बस कुछ मत करो, उसको सुबह शाम बैठा के आधे आधे घंटे ये बोलना है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्या किया है तुमने जीवन में, ये वो सारी चीजें। और उसी व्यक्ति को जब आपको क्या करना है, मजबूत करना होता है ना, तो आपको यह एहसास दिलाना होता है उसे, क्या कि याद करो वो दिन बचपन में जब तुम एक छोटी सी रेस भी जीते थे, तो तुम क्यों जीत पाए थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज है। जब कर सकते थे तो अब भी कर सकते हो। अगर अभी तक नहीं किया है तो अपनी पोटेंशियल्स को जानो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो दूसरों के पास तो है ही नहीं। तो दोनों ही चीजें क्या है, सिर्फ पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। नेगेटिव 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 दिखाएंगे तो वो नेगेटिव फील करेगा, पॉजिटिव 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 दिखाएंगे तो पॉजिटिव फील करेगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज पुश यू टुवर्ड्स पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इमेंस पोटेंशियल है, समझे। तो वही है कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज किया गया। तो एक तरीका ये भी था कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने का, क्या कि हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया जाए, हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया जाए, उनको बताया जाए उनके ग्लोरियस टाइम्स के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। गॉट इट? फाइन, ये सारी कहानी हो गई। वंदे मातरम किसने लिखा, बताओ जरा। वंदे मातरम, हु रोट वंदे मातरम, बताइए। हु रोट वंदे मातरम? बी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स देख लो। शुरू से शुरू करें अगर तो सत्याग्रह एक कीवर्ड है, रॉलेट एक्ट एक कीवर्ड है, बॉयकॉट एक कीवर्ड है, पिकेटेड एक कीवर्ड है। ठीक है, बेगार, जैसे रॉलेट एक्ट क्या है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1919 में एक हरीडली पास लॉ था जिसके चलते पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुड बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। सिंपल सीधा क्रिस्प। रॉलेट एक्ट नहीं समझ में आ रहा था तो ये याद कर लेना। ठीक है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में बॉयकॉट करना शुरू किया था, पिकेटिंग करना। बॉयकॉट करना मतलब रिफ्यूज टू बाय एंड सेल थिंग्स, और पिकेट करने का मतलब ये होता है कि जब आप एंट्रेंस पे धरना डाल के बैठ जाते हो। ठीक है, बेकार लेबर करवाया जाता था, मतलब कि फोर्स लेबर जो करवाया जाता था। नाई धोबी बंद प्रोटेस्ट जो पंचायत के द्वारा किया जाता था ताकि लैंडलॉर्ड को बेसिक सर्विसेज से डिप्राइव किया जा सके। गोरिल्ला वॉरफेयर, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, सारे कीवर्ड्स, डोबिलियर स्टेटस, सॉल्ट मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, स्वदेशी फ्लैग, स्वराज फ्लैग। तो जितने भी कीवर्ड बन के आ सकते, जो क्वेश्चन बन के आते ना, वो सारे के सारे अपन ने क्या करे, वो सारे के सारे अपन ने इंक्लूड कर लिए। अब इस चैप्टर के जो मस्ट नो क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या पड़ा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट ये पड़ा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट जो पड़ा वो अपन ने यहां लिख दिया। दूसरा क्या है, गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था, तो गांधी जी का सत्याग्रह का आइडिया ये लिख दिया। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट इंडियंस ने अपना डिसअप्रूवल कैसे दिखाया, तो रॉलेट सत्याग्रह के थ्रू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में और सिटीज में क्यों स्लो डाउन हुआ, तो ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और ये क्योंकि खादी महंगा था। ठीक है, हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को हमने बॉयकॉट, पहले हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन कुछ थे नहीं। प्लांटेशन वर्कर्स जो थे असम में, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी स्वराज को लेकर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ना, एक तो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन के थे के अलावा किस किस ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो प्लांटेशन वर्कर का अलग, टाउन्स का अलग, ये। ठीक है, पुअर पीजेंट्री का रोल क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, रिच पीजेंट्री, वैसे ही बिजनेस क्लास का रोल क्या था, बिजनेस क्लास का रोल, वर्कर्स का क्या रोल था, तो वो एक एक पार्टिसिपेंट्स का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था, तो 5 पॉइंटर बनेंगे सिंपल कि मूवमेंट जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें क्या करना था, अपना कॉपरेशन विड्रॉ करना था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कॉपरेशन विड्रॉ करने के साथ साथ डिसओबे भी करना था। ये 1921 में लॉन्च हुआ, ये 1930 में लॉन्च हुआ। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत इशू, ठीक है, से जुड़ा हुआ था, तो मुस्लिम की यूनिटी थी, इसमें मुस्लिम की यूनिटी नहीं थी। नॉन कॉपरेशन में विमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकल के आई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। सिंपल है।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में कैसे फैला, तो कंट्री साइड का बता दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे फैला, तो टाउन का बताएंगे। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकते थे, जैसे एक ट्रूस पीरियड रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में, तो वो क्या हो रहा था, तो उसमें वही स्वराज पार्टी, इकोनॉमिक डिप्रेशन, साइमन कमीशन, वो सारी चीजें। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे कंट्री में वेरियस पार्ट में कैसे स्टार्ट हुआ, तो अब बताएंगे। सॉल्ट मार्च के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ, जिसमें लोगों ने सॉल्ट वगैरह मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, टैक्स नहीं पे करा, डिसोबे करना शुरू कर दिया। कल्चरल प्रोसेसेस क्या थी जिसके चलते सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप की गई, लास्ट टॉपिक तो ये था कि भारत माता, सॉन्ग्स वगैरह का इस्तेमाल, फोक टेल्स, फोकलोर्स को, आइकन सिंबल्स को इस्तेमाल किया, डिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट, ये सारे पॉइंटर्स आ जाएंगे। गॉट इट। अब हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। अब देखो इस चैप्टर के 2019 के सारे क्वेश्चन, 2019 के सारे क्वेश्चन, 2020 के सारे क्वेश्चन, 2020 के बाद 2021 में ये चैप्टर नहीं आया था क्योंकि 21 में पेपर ही नहीं होते। 2022 में जो टर्म 1 टर्म 2 है तो टर्म 2 में ये चैप्टर आया था, तो उसके सिर्फ 2022 में टर्म 2 के लॉन्ग आंसर टाइप ही थे, एमसीक्यू नहीं थे। 3 5 ठीक है, 22 4 4 4 ठीक है, तो ये 2022 के सारे क्वेश्चन हो गए। 2023 के सारे क्वेश्चन, ठीक है, 2023 के सारे क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा है। 2024 में भी आप देख लो, तो ये सारे क्वेश्चन जो आज तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं सारे प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नो आज की क्लास लंबी हो गई है, लेकिन हमें चैप्टर कंप्लीट करना था। क्लियर हो गया? बताओ, अब मंडे के दिन तुम्हारी क्लास होगी है ना, तुसी जा रहे हो, 3 दिन बाद मिलोगे, तो 3 दिन क्या करना है तुम्हें, 3 दिन जितने चैप्टर है उनको रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। मंडे के दिन डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, तो अपने कितने चैप्टर हो गए, जितने भी चैप्टर हुए, चाहे 4 चैप्टर है, कि ये वाला, एक फॉरेस्ट एंड सोसाइटी वाला, एक फेडरलिज्म वाला, है ना, हाँ हाँ, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी है क्या, शायद सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी। तो ये 4 चैप्टर का डाउट सॉल्विंग होगा। अब ये 4 चैप्टर का डाउट सॉल्विंग होगा मंडे के दिन। क्विट इंडिया मूवमेंट नॉट सो इंपॉर्टेंट। एक 1942 में और मूवमेंट चला था बड़ा, जिसमें डू और डाई का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने कि अब तो आजादी लेंगे या मर जाएंगे, ऐसा करो या मरो। जय हिंद बच्चे, याद मुझे भी आएगी तुम्हारी। 3 दिन में मैं कोशिश करूंगा मैं अपना गला और सर्दी पूरी बहुत अच्छे से सही कर लूं, ठीक है। ठीक, पीडीएफ ओपन हो रही, मैंने तुम्हें क्लास में खोल के दिखाया, पीडीएफ मेरी तो खुल रही है। चलो तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन